वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं जो आपका सीटेट है, जो सीटेट जुलाई वाला है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, या फिर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम आपका पेपर 1 या पेपर 2 के बारे में बात करते हैं और क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, या फिर कौन सा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना, इस पर चर्चा करने वाले हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से जो कि अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम वो क्लियर होगा, जैसे कि मैंने किया है। अगर मैं खुद के हिसाब से आपको बताऊं, और ना ही मैं कहीं कोई बैच लेने के लिए बोलती हूं किसी को भी, और ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कोई कहीं बैच लेना तो आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये सेल्फ स्टडी के बारे में यहाँ पे ज़्यादा ही प्रेफर करूँगी अगर सीटेट के बारे में बात करें तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो टाइमिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो पैटर्न है वो पहले पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है जो कि 9:30 से 12 बजे, और जो आपका पेपर 1 है वो आपका 2 बजे से आपका 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप लोग पेपर 1 का जो फॉर्म फिलअप करते हैं उनको 1,000, और जो पेपर 2 का करते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का करते हैं उनका 1,200। इसमें आप अगर देख सकते हैं कि जो जनरल वाले हैं, जनरल और ओबीसी, उनको 1,000 लगता है पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 1,200, और जो SC ST वाले हैं उनको 500 और 600 रुपया लगता है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, यानी बोथ पेपर के लिए, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर पेपर 1 का जो कि 1 to 5 के लिए है, जो आपका मेन टॉपिक है यानी मेन सब्जेक्ट है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका इम्पोर्टेंट है CDP, देन आपका मैथ एंड EVS, उसके बाद से आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। इसमें आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है जो 150 मार्क्स नंबर का होता है, और 150 जो है कि क्वेश्चन भी होते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि CDP में आपका 2 जो होता है वो पार्ट होता है, और मैथ में भी आपका 2 पार्ट होता है, EVS में भी 2 पार्ट होता है, जो कि एक कॉन्सेप्ट का होता है और एक पैडागोजी का होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बात करते हैं जो आपका पेपर 1 का हो गया, ठीक है। अगर अगला हम बात करते हैं जो आपका पेपर 2, जो आपका पेपर 2 है वो CDP है, मैथ साइंस है, या फिर आपका SST है, या फिर लैंग्वेज 1 और 1 और लैंग्वेज जो है 2 है, यहाँ पे आप लोग को पता ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लैंग्वेज 1 आप भरते हैं उसमें फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी डालते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज आप जो है कि कोई भी जो 24 आपका लैंग्वेज है उसमें से हिंदी को छोड़ के सेकेंड लैंग्वेज आप वो डाल सकते हैं। मोस्टली लोग जो लैंग्वेज 1 हिंदी डालते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद से जो आपका लैंग्वेज 2 है वो आपका जो आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश या संस्कृत जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे जो कि आपका CDP का जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये 15 नंबर का होता है, एंड जो आपका पैडागोजी होता है वो आपका 10 नंबर का होता है, और 5 नंबर का जो आपका होता है वो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आता है, ये आपका CDP हो गया, ठीक है। अगला आपका जो है मैथ है, उसके बाद से आपका यहाँ पे मैथ का जो कंटेंट होता है वो, एंड मैथ का 15 नंबर और 15 नंबर आपका पैडागोजी। वैसे ही आपका EVS का कंटेंट आता है 15 और 15 नंबर का पैडागोजी। लैंग्वेज अगर आप 1 चूज करते हैं, अगर इंग्लिश हिंदी जो भी, तो लैंग्वेज जब सेकंड आप चूज कीजिएगा तो आपका जो है कि वो सेकंड लैंग्वेज मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज लिए हैं उसका दूसरा लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 के बारे में, तो आप लोग को पता है कि पेपर 2 जो आपका CDP है वो आपका एग्जैक्ट जो अगर साइंस वाले हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या फिर SST वाले, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो CDP सेम होता है, और लैंग्वेज जो फर्स्ट है और सेकंड वो भी सेम ही होता है, और वैसे ही होता है जो पेपर 1 में आता है वही जो आपका टॉपिक है वो पेपर 2 में भी है। लेकिन आप लोग को पता ही है कि अगर जैसे कि जो पेपर 1 में होगा वो थोड़ा ईजी होगा, और जो आपका पेपर 2 में होगा वो 1 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। और बट लेकिन जो आपका जो कंटेंट है वो सेम वही आता है
उसी के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि पियाजे हैं या फिर आपके वैगोस्की हैं या फिर कोलबर्ग हैं, इसी सब से रिलेटेड थोड़ा सा आपका जो है डिफ़िकल्ट करके सेकेंड लैंग्वेज में सेकेंड पेपर में पूछ देता है। या फिर जो आपका अजर्सन और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो अगर आपका 2 या 4 देखेंगे, जैसे कि आप इसी समय जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो 4 अगर अजर्सन और रीजनिंग का जो आपका पेपर 1 में पूछा गया था वो 5 या 6 क्वेश्चन आपका इसमें पेपर 2 में पूछ दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें SST के बारे में, जिसमें आपका कंटेंट है जो हिस्ट्री, उसके बाद से ज्योग्राफी और जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में, तो आप 15 नंबर ये आता है, आपको पता है कि ये 15 नंबर का आता है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सॉरी ये 30 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको जो अगर आपका SST स्ट्रॉन्ग है तो आप पेपर 2 आराम से निकाल सकते हैं। और SST के लिए अगर हम आप लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं तो सबसे पहले आप लोग जो है आपका NCERT, जो आपका NCERT है उसको कंप्लीट करें, देन आप अपना यहाँ पे क्या है कि PYQ लगाएं, ठीक है। उसके बाद से आप ये जो है PYQ लगाएं, जो 2018 से अभी तक का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उसको सबसे पहले आपको NCERT और PYQ पे मोस्ट ध्यान देना है। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को दोबारा रिवीज़न करें। और इसी देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और सेकेंड बात ये है कि आपको एक एग्जैक्ट देता है कि हाँ आपका जो है कि वो टॉपिक इतना है और आपका सिलेबस इतना ही है, इतना ही सिलेबस में पूछेगा, बस उसको क्या है कि हार्ड करके पूछ रहा है। तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग जो आपका है उसको अच्छा करके और यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि कोई आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट मैं अपना खुद का अगर बताऊं तो मैंने जो है कि अपना NCERT जो पेपर 2 के लिए 6 to 8 का मैंने NCERT लिया है और बुक भी ली है। आप अगर चाहते हैं तो मेरा जो है कि इसी वीडियो में मैंने डाला है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है NCERT का ऑल बुक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लिंक आपको दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात यह है कि आप अपना NCERT कंप्लीट करें, उसको अच्छे से पढ़ें एक बार, उसके बाद से आप अपना PYQ देखें, फिर भी समझ में ना आए तो एक बार डीपली NCERT को पढ़ लें। मतलब मैं ये 100% दावा करके देती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैंने सिर्फ 1 मंथ अपना ये जो है कि NCERT बहुत अच्छे डीपली नहीं पढ़ी थी, बस ऊपर से मैंने NCERT पढ़ी थी और जो आपका अपना PYQ है उसको मैं लगाई थी, बस मेरा जो है कि सीटेट क्लियर हो गया था। आप भी अगर चाहिएगा तो इस तरीके से, क्योंकि अभी टाइम है, जुलाई आपका जो पेपर है उसमें टाइम है, आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और अपना क्या है कि पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड को शेयर करें। थैंक